नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद नहीं बल्कि अदालत में जिरह हो रही है और अभी की खबर जो मिल रही है मुझे, सबसे पहले आज 2 अप्रैल है। आप सबकी निगाहें आज मुंबई हाईकोर्ट पर लगी होंगी। अभी जो हमें वहां से जानकारी मिल रही है कि समीर वानखेड़े के एडवोकेट कोर्ट पहुंच चुके हैं। मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? समीर वानखेड़े के वकील का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक जो आपको ये बताया जा रहा है और बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे पत्रकार सुपारी लेकर के सुबह शाम ये कहने पे लगे हुए हैं कि जिन्होंने रिया के ऊपर सवाल उठाए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं बड़ी विनम्रता से उन सब के लिए एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा और वो संदेश है कि रिया से तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में, ये मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए, आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती चीख चीख करके माफी मांगेंगी इस दुनिया से और दुनिया तब शायद उन्हें माफ नहीं करे। यही सच है। जो दूसरा नैरेटिव आपको दिया जा रहा है वो पूरी तरह से धूल धूसरित होगा, मुंह के बल गिरेगा और उनके सारे नैरेटिव झूठे साबित होंगे। हमने कल भी आपको यह बताया था कि कैसे सुशांत के पिता को बदनाम करने के लिए उस वक्त एक नैरेटिव चला था, फिर दिशा के पिता को बदनाम करने की नैरेटिव चली, खत्म हो गया। और आज उन सारे मीडिया वालों को और उन पत्रकारों को जिन्होंने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के इशारे पर इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की है, वो सबके सब माफी मांगेंगे। मित्रों, मैं फिल्म का उस तरह से शौकीन नहीं हूं। बहुत पुरानी फिल्में मैं देखता रहा हूं और पुराने गानों को सुनता रहा हूं और बहुत सारे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के, चाहे वो मदन मोहन हो, नौशाद हो, एस डी बर्मन हो, इन सब के नगमे बहुत अच्छे लगते हैं और लिरिसिस्ट तो एक से एक हुए। शकील हुए, राजा मेहदी अली खान हुए, मजरू हुए, साहिर हुए, शैलेंद्र हुए। लेकिन अब जो फिल्मी दुनिया में जो काम चल रहा है, अभी एक फिल्म रिलीज हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता और मुंह के बल गिरेगी। थर्ड क्लास एक्टिंग, थर्ड क्लास कोरियोग्राफी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मित्रों, कल मैंने कोशिश की कुछ और रिसर्च करने की, खासतौर से सुशांत के एक्टिंग के बारे में मैं उतना गहराई से उनकी मूवी को देखा नहीं हूं, ये सच्ची बात है। लेकिन कल मैंने उनकी आखिरी मूवी जो मृत्यु के बाद जो रिलीज हुई, वो तो खैर वो भी सुपर हिट हुई, लेकिन एक और हिट मूवी जो महज 5-7 महीने पहले रिलीज होती है, छिछोरे। और छिछोरे ने धूम मचा दिया। गजब की एक्टिंग, एक रियल स्टार। और बड़े लंबे समय के बाद एक जमाने में आपको याद होगा कि धर्मेंद्र दुनिया के 10 बड़े हैंडसम नौजवान में शामिल थे, हैंडसम एक्टर में शामिल थे। फिर एक दौर आया जब शशि कपूर आए। कहते हैं कि शशि कपूर की खूबसूरती उनके लिए परेशानी का सबब बन गया था कि इतने खूबसूरत एक्टर के सामने ऐसी कौन सी अदाकारा को पेश किया जाए। और बहुत सारी फिल्में इसलिए नहीं मिली उनको क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थे। एक हैंडसम इंसान थे शशि कपूर साहब। तो शशि कपूर, धर्मेंद्र, बाद में सुपरस्टार राजेश खन्ना भी हुए,
लेकिन वो एक्टिंग और खूबसूरती का मिक्स थे। और उसके पहले एवरग्रीन देवानंद, एवरग्रीन, जो अपने 80s तक उसी तरह से रहे, एवरग्रीन रहे। और देवानंद के बारे में तो लोग कहते हैं कि जब वो काला सूट पहन के निकलते थे तो उनके ऊपर न जाने लड़कियां किस तरह से मरने लगती थीं। तो ये था देवानंद का दौर। बड़े लंबे समय के बाद बॉलीवुड ने क्या किया, जरा सोचिए। बड़े लंबे समय के बाद बॉलीवुड ने एक हैंडसम एक्टर को देखा था, जो कद काठी में ऐसा लग रहा था कि ब्रूस ली को भी मात दे रहा था। और धर्मेंद्र के बाद इतना हैंडसम एक्टर मिला था। वो कोई ठिंगना नहीं था। ठीक है, एक्टिंग आपकी अच्छी थी, कोई ठिंगना नहीं था। एक्टर का मतलब होता है कि जब आपका अपीयरेंस हो तो लगे कि हां कोई हीरो आ रहा है, हीरो जैसा वो दिखे। मित्रों, मैंने कल जब छिछोरे मूवी के कुछ गाने देखे और उसका जो मेकिंग ऑफ म्यूजिक है, मेकिंग ऑफ फिल्म है, उसके कुछ क्लिप्स देखे। फिल्म देखने में मेरी उतनी रुचि नहीं रहती है जितना कि उसके मेकिंग्स को देखने में रहती है, कि जब वो फिल्में बनती हैं ऑफ कैसे आपके पर्दे पर जब बिन करके आती है, नहीं, जब पर्दे के पहले जब वो बन रहा होता है, उसके कुछ शॉट्स मैंने देखे। और उसमें जो मैंने उनकी एक्टिंग देखी, उसका जो डांस देखा, उसका जो रीटेक, मिनिमम रीटेक था, मिनिमम रीटेक्स थे, मिनिमम रीटेक्स। तो एक इंजीनियर, एक बिहार से निकला हुआ लड़का जो जो पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था, फिर इंजीनियर बनना चाहता था, वो खुद भी कंफ्यूज था, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड था। वो जहां जाता बेहतर करता। और फिर श्यामक डावर के म्यूजिक डांस स्टूडियो से निकल करके छोटे पर्दे पर पहले सीरियल्स में आए, जैसे शाहरुख खान आए थे, वो सीरियल्स में आए। फिर सीरियल्स के बाद उनको रुपहले पर्दे का ब्रेक मिला और फिर वो धीरे 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 अपना मुकाम बना रहे थे। 13 जून से पहले सितंबर 2019 में, आप सोचिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने पहले उनकी मूवी आती है और सुपर हिट होती है छिछोरे। क्या गाने हैं, बड़े सब। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी दिलचस्पी मदन मोहन को सुनने में होती है, या नौशाद को सुनने में होती है, या एस डी बर्मन को सुनने में होती है। आरडी नहीं, मैं एस डी बर्मन की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों के म्यूजिक को मैं सुनना चाहता हूं। वो मेरे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गायक तो एक से एक। लेकिन उसके बाद जो आजकल अरिजीत सिंह ने इस फिल्म में जो अपनी आवाज दी, बेहतरीन, और आपको रोक के रखा। और फिर सुशांत की एक्टिंग, इतनी बेहतरीन एक्टिंग, इतना जॉली एक्टिंग, सुपर। वो 8 महीने में इस लड़की के थ्योरी को देखिए। ये रिया चक्रवर्ती के, वो रिया चक्रवर्ती थ्योरी दे रही है कि वो तो डिप्रेशन में चला गया था, मेडिकेशन को लेकर के केस कर दिया उसके परिवार पर, सुशांत की बहन पे, एक डॉक्टर पे, जिसको लेकर के सीबीआई ने अभी कहा कि इसमें इनका कोई भूमिका नहीं है। मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट आ रहे हैं। जब मैंने आपको कहा कि अदालत में समीर बानखेड़े के वकील पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे का दृष्टांत ये है। समीर बानखेड़े के वकील पहुंचेंगे और समीर बानखेड़े को अपना एफिडेविट देना है। वो एफिडेविट रिया चक्रवर्ती के सारे राज को आपके सामने खोल करके रख देगा।
इसलिए जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से उन पत्रकारों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को कल्पित बनाया है, एक्यूज बनाया है, मैं डंके की चोट पर ब्रॉड डे लाइट में उन पत्रकारों को कहता हूं कि रिया चक्रवर्ती माफी मांगेंगी, पूरी दुनिया से माफी मांगेंगी और दुनिया उन्हें माफ नहीं करेगी। सच्चाई यह है मित्रों, रिया चक्रवर्ती किसके इशारे पर काम कर रही थी, एक एक बात आपके सामने खुल करके आने वाली है, एक एक बात। वो 44 कॉल रिकॉर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। शोभित चक्रवर्ती ने कैसे सुशांत के हार्ड डिस्क को चुराया है, कैसे हार्ड ड्राइव लेके गया है, कितने पेन ड्राइव थे सुशांत के पास, सुशांत का कैमरा कहां है, सुशांत का लैपटॉप कहां है, ये सब छीन करके गए हैं। और मैं आज आपको एक वीडियो अभी दिखा रहा हूं जो कि मराठी में है। सबूत ही सबूत आपके सामने ला रहा हूं। मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं, प्ले कीजिए। इनका ऑडियो भी सुना सकते हैं आप, लेकिन शोधत फिरली लगेच 1 तासाने. मला मिळाला होता, ऐका सांगतो. त्यांनी बेस्ट माणूस कोण आहे कदम. हां, ऐका. म्हणजे सीपीने बोलवलं का तुम्हाला? नाही मला मेसेज आला हां. की ह्याला पकडा. हां. सीपीने सांगितलं इमिजिएट. हां. पटपट तुमचे सीडीआर घेतले. हां. ये वीडियो है 2019 का, लोकेशन जेव्हा रेल्वे स्टेशन मिळाला तेव्हा मला एवढं लक्षात आलं की तुम्ही रेल्वे 26/12/2019 का बघा माझी ये हां. 5 बजे का इसमें वक्त दिखा रहा है, 17 मिनट माझे तो व्यायाम घ्या. 40 अब 17 टाइमिंग है या जो भी है, ये टाइमिंग है या 5 मिनट 5:40 का ये वीडियो दिखा रहा है। इसमें एसीपी कदम है, ये मराठी में है। इसका मैं दूसरा वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे एसीपी कदम। इनका दूसरा वीडियो भी दिखाइए। हाँ, ये मराठी में है ये वीडियो। मैं मराठी समझ लेता हूं थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो लोग जो मराठी समझते हैं, जो जानते हैं, उनको मैंने ये पूरा वीडियो दिखवाया और उनसे पूछा कि ये वीडियो, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए। ये पुलिस थाने का है ये वीडियो, जिसमें उनके बहुत ही क्लोजेस्ट कदम साहब हैं। जो किनके क्लोजेस्ट हैं ये कदम साहब? ये कदम साहब क्लोजेस्ट हैं माननीय परमवीर सिंह के, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और कदम साहब कह रहे हैं कि देखो, हमारे ऊपर ये दबाव था, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो तो 100% 100% मर्डर है, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था कि तुम इसे सुसाइड दिखाओ और इसमें निपुंजे को इंप्लीकेट करो, एसीपी निपुंजे को। और ये किसने कहा? परमवीर सिंह ने कहा है कदम साहब को। ये जो वीडियो है, मैं इसकी पुष्टि या हमारा क्यूवाइब नेटवर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास जो वीडियो आया है ऑथेंटिक सोर्स से आया है और उनका ये कहना है कि ये मराठी में जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि ये एसीपी कदम साहब कह रहे हैं कि जिस लड़की के सुसाइड केस में एसीपी निपुंजे को फंसाया गया था, वो असल में मर्डर था। जो उनकी जो फियांसे था, उनके बीच में कुछ गलतफहमी हुई थी या जो कुछ विवाद था। क्योंकि एसीपी निपुंजे के गांव की ही वो रहने वाली है, मतलब उनके ही इलाके के रहने वाली है वो लेडी, वो भी कांस्टेबल थी जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई है। बेसिकली जो निपुंजे जी कह रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई, वो सुसाइड उसको दिखाया गया है। और वो सुसाइड में, चूंकि मैंने उस लड़की के टेलीफोन पर कई बार कॉल किए हैं, इसलिए मुझे कॉल डिटेल के आधार पर मुझे उसमें फंसा दिया गया और मेरे ऊपर केस लगा एबेटमेंट टू सुसाइड का, जबकि वो मर्डर था। और ये बात जब वो एसीपी कदम से बात कर रहे हैं कि साहब आपने मुझे कैसे इसमें इंप्लीकेट किया, तो उसने स्वीकार किया कि देखो भाई,
हमारे खिलाफ तो अच्छा, और भी एक और सुसाइड मर्डर का केस था जिसको वो खुद कदम साहब कह रहे हैं कि एक और व्यक्ति के मर्डर का केस था जिसे मुझे कहा गया सुसाइड दिखाने के लिए। लेकिन तुम तो जानते हो मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूं। मैं परमवीर सिंह ने जो कहा वो कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि वो एक मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है। और मर्डर के केस में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला था, लेकिन मेरी सूझबूझ काम आई और मुझे लगा कि नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, और मैंने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया। यह है पूरा स्टिंग ऑपरेशन। दूसरे में वो यही कह रहे हैं कि एक और मर्डर था जिसको कि सुसाइड दिखाने के लिए मुझे कहा गया, उसमें भी मैंने ऐसा नहीं किया। तो अब ये तो ऐसा करते ही करते हैं, और भी बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। ये है स्टिंग ऑपरेशन जिसकी बात एसीपी निकुंजे और एसीपी हरगे साहब ने किया था उस दिन नीलेश ओझा जी के साथ। अब पेंडेरा बॉक्स खुल रहा है मित्रों, एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं। परमवीर सिंह का इतिहास जब अदालत में पेश किया जाएगा तो अभी तो मैं आपको सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर की सबूत दिखा रहा हूं, और भी पुलिस ऑफिसर लाइन में खड़े हैं, और भी जो परमवीर सिंह के खिलाफ एक से एक सबूत हम तक पहुंचा रहे हैं मित्रों। और न सिर्फ परमवीर सिंह के खिलाफ, वरण की उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के भी खिलाफ कई सबूत उन्होंने हमारे कानूनी योद्धा के सामने जाकर के रखे हैं। और प्रत्येक दिन फोन कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग कोने से मुंबई में। ईमानदार पुलिस ऑफिसर बड़ी तेजी से साथ आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं उनके प्रति बहुत आभार भी प्रकट करता हूं जो हमें एक के बाद एक सबूत लाला करके हमारे कानूनी योद्धा को सौंप रहे हैं। परमवीर सिंह की हिस्ट्री यही है, मार दो, मर्डर कर दो, रास्ते से हटा दो, उसको इंप्लीकेट कर दो, सुसाइड में फंसा दो, किसी भी एट्रोसिटीज में उसे फंसा दो जो तुम्हारी बात नहीं मानता है। अगर हमारी बात मानोगे तो आइदर माई वे और हाईवे, या तो मेरे साथ चलो या फिर भुगतने के लिए तैयार हो। और इसके बाद इसके 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 अलग एक और ऑडियो क्लिप है हमारे पास जो मैं आपको दूसरे दिन सुनाऊंगा, जिसमें सीधा सीधा परमवीर सिंह एक पुलिस ऑफिसर को, अपने मातहत अधिकारी को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जो मैं कह रहा हूं वो करो, और अगर नहीं करोगे तो अंजाम भुगतोगे। और पहले तो उसको धमकी देता है, फिर उसके बाद कहता है कि तुम समझ रहे हो ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, मेरी बात मान जाओ, ये काम कर लो। और मुझे एचएम साहब को जवाब देना है। एचएम साहब उस वक्त कौन थे? कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख थे। तो मुझे एचएम साहब को जवाब देना है, और एचएम के ऊपर भी मुझे जवाब देना होता है। यार बात नहीं समझते हो, मेरी बात को समझो। ये परमवीर सिंह अपने मातहत अधिकारी को इस लहजे में बात करता है। उसके ऑडियो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। मैंने बताया ना कि जितने सबूत मैं आपको दे रहा हूं परमवीर सिंह के कैरेक्टर को एसेस करने के लिए, जो सारी बातें अदालत में पेश की जाएंगी। क्यों पेश की जाएंगी? क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए सुशांत के केस को। केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दिशा सालियान की मृत्यु। और इधर उधर की बात जो पत्रकार महोदय माफी मांग लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो न करें। इधर उधर भटकाएं नहीं, ये बताएं कि काफिला कैसे लूटा। तो इधर उधर की बात न कर, तो ये बता काफिला कैसे लूटा। और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो इधर उधर की बात ना कर कि क्या हुआ, दिशा सालियान के पिता का क्या, सुशांत के पिता का क्या, सुशांत का मौत क्या, रिया चक्रवर्ती से माफी, नॉन माफी, आदित्य ठाकरे को बदनामी, इसको बदनामी, खत्म सब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है, दिशा की तस्वीर आपके सामने है। बकवास बंद, बकवास बंद, थ्योरी बंद। जवाब अदालत में दो, आकर के दो। और नार्को टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। नार्को टेस्ट का हम लोगों ने प्रेयर लगाया है।
नार्को टेस्ट से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा आदित्य ठाकरे और परमवीर सिंह। ये ध्यान करके सुन लीजिए, सचिन बाजे को ला करके जो गुंडागर्दी का आलम तैयार करवाया इस बाप बेटे के साथ मिलकर के, पुलिस की वर्दी को बदनाम किया, उस सारी बदनामी का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और इस देश का कॉमन मैन जग गया है। इस देश का कॉमन मैन तुमसे सवाल पूछ रहा है कि तुमने जो ये बॉचअप किया इस केस को, तुमने जो ये फर्जी रिपोर्ट बनाई पोस्टमार्टम की, तुमने जो ये क्लोज किया इन्वेस्टिगेशन को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कह करके, वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे। बखिया उधेड़ दी है हमने, डॉक्टर्स के माध्यम से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और अब सबूतों के माध्यम से। तो ये कहानी अब बंद करो कि रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए और उसकी चाहिए, उसकी चाहिए। कहानी बंद। मैंने कहा ना कि रिया चक्रवर्ती माफी ही नहीं मांगेंगी, उनको माफी नहीं मिलेगी। वो चीख चीख करके चिल्लाएंगी, वो और उसका भाई शोभित चक्रवर्ती भी। ये दोनों ड्रग पेडलर है और उसके सारे सबूत अदालत में पहुंचने वाले हैं। दूसरी तारीख में उनके सबूत आने वाले हैं और वो सबूत इन माफी मांगने वालों के मुंह पर ताला लगा देगा, कितनी भी कोशिश कर लो। मित्रों, कल मैंने एक और चीज देखा। मराठी के बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं और मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने एक बात का जिक्र किया और मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को दोनों सरकार के सामने रख रहा हूं। अक्सर एसएसआर वॉरियर में से कुछ लोग कहते हैं कि आशुतोष जी कुछ नहीं हो पाएगा, और वो शायद वो इसलिए कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसमें बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि दम है। क्यों? इसलिए कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के डायरेक्शन का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज तक भी एफआईआर का नंबर, क्राइम नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपके विधायक, आपके डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे चुके विधानसभा में कि जो भी दिशा के पिता का कंप्लेन पुलिस कमिश्नर को मिला है उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो उचित कार्रवाई क्या होती है? पहली उचित कार्रवाई होती है कि आप एफआईआर को रजिस्टर करके क्राइम नंबर दें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला कदम है, जो एसआईटी को आपने कहा कि एसआईटी अपना काम कर रही है, कर रही होगी, मुझे जानकारी है कि शायद एसआईटी अपना काम कर भी रही है, लेकिन दिखता नहीं है कहीं पे। एसआईटी उसी वक्त सीन रिक्रिएट करने जा रही थी। कल एसआईटी को सीन रिक्रिएट करने जाना था, मीडिया को एसआईटी ने ब्रीफ कर दिया, लेकिन रात में ही वो सीन रिक्रिएशन फिर रुक गया। दूसरे दिन सीन रिक्रिएशन हुआ नहीं, वो खबर भी मीडिया से गायब हो गई। तो ये जो दलाल पत्रकार हैं मीडिया वाले, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनको तो आपने खुश कर दिया। अब यही बात कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बाला साहब ठाकरे का ऋण चुका रहे हैं, क्योंकि 2002 के दंगे के बाद जो माहौल बना था उसमें कहा गया था कि शायद नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार हटाना चाहती थी और वाजपेयी जी हटाना चाहते थे। तो उसमें ढाल बन करके बाला साहब ठाकरे खड़े हुए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं कि आडवाणी जी ने बचाया, लेकिन आडवाणी जी अभी भी, अब मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री वाजपेयी जी ने बनाया। पॉलिटिकल हलकों में कभी कभी चर्चा होती है कि नहीं, मोदी जी तो आडवाणी जी के आदमी थे, और सच्चाई यह है कि वाजपेयी जी के ही कृपा से मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे। ये ध्यान रहे, नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े थे मुख्यमंत्री बनने के पहले। तो ये पार्टी की कृपा थी जो वो सीधे मुख्यमंत्री बने।
हालांकि पार्टी में उनका योगदान कम नहीं था, बहुत जबरदस्त था। जनरल सेक्रेटरी थे वो, और जो राम मंदिर यात्रा की जो सारथी बने थे वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो पार्टी में नरेंद्र मोदी की भूमिका या उनका योगदान कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन मोदी जी किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने थे, वो इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं थे, ये ध्यान रहे। जनता ने उन्हें नहीं चुना था, ये पार्टी ने चुना था, और पार्टी में भी कुछ लोगों ने चुना था। और आज भी मोदी जी ये कहते हैं कि वाजपेयी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कुछ लोग कहते हैं आडवाणी जी ने बनाया। और 2002 में जब ये बात हो रही थी कि वाजपेयी जी थोड़े से नाराज हो गए और वो हटाना चाहते थे, अब नाराजगी थी या नहीं थी, लेकिन मीडिया में जो दूसरे इकोसिस्टम के लोग थे वो उन्होंने प्रचारित किया कि वाजपेयी जी बहुत नाराज हो गए, एक स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो यह कहा जा रहा है कि उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने इनको मदद किया था। किस बात का मदद किया था भाई? बाला साहब ठाकरे कौन होता है मदद करने वाला? तो बाला साहब ठाकरे ने जो इनको सलाह दिया, उस सलाह को वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने माना और इनको मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू किया गया। उस वक्त का ऋण चुका रहे हैं ये बाला साहब ठाकरे के पोते को जेल न भेज करके। इसमें सच्चाई हो सकती है, सच्चाई नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल लोग पूछेंगे। आज वो कोर्ट में हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट में तो हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, जब हमने सितंबर 15-16 सितंबर को जनता की अदालत लगाई, तब तो दूर दूर तक की अपेक्षा नहीं थी कि इस केस में कुछ हो भी पाएगा। जब पीआईएल लगाई तो उसके बाद तो सुनवाई नहीं किया जज महोदय ने, डीके उपाध्याय जी ने सुनवाई नहीं किया। अब जब दिशा के पिता आए हमारे साथ, दिशा के पिता को भरोसा हुआ कि हां, हम लोग वाकई में ईमानदारी से इस केस को लड़ रहे हैं, और तब जब वो आए साथ में, उन्होंने अपना प्रेयर लगाया, उसके बाद भी सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, दोस्ती निभा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। जनता के बीच में ये संदेश ठीक नहीं जा रहा है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। बहुत भद्द पिट चुकी है क्लोजर रिपोर्ट के आने के बाद, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट अदालत में टिक नहीं पाएगा किसी भी सूरत में। और कितनी भी कोशिशें कर लें परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, यह मामला अदालत से साफ होकर निकलेगा। आज तो समीर वानखेड़े के वकील पहुंचे हैं, एफिडेविट उनका आने वाला है। उसके एफिडेविट से मैं बताऊं आपको, कोहराम मचा हुआ है, लेकिन उनको एफिडेविट देना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकते अब। और उसी एफिडेविट से पूरे सत्ता की गैलरी में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा रे बाबा, वो अगर एफिडेविट आ गया, वो अगर रिकॉर्ड पे आ गया, वो चैट अगर बाहर आ गए, वो कॉल्स आ गए, वो 13 जून को, वो 15 जून को, वो 20 जून को, और 1 मिनट 2 मिनट नहीं, लंबी लंबी बातचीत हुई है, तब क्या जवाब देंगे? क्योंकि ऑफिशियली तो उसने कहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सतीश मान सिंधे, इनके वकील ने आकर के कहा था। सतीश मान सिंधे अभी वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको जेल में रखा गया था। जेल में जिस केस में रखा गया था वो केस अभी भी स्टैंड करता है। क्लोजर रिपोर्ट की हमने पूरी तरह से परखचे उड़ा दिए जब हमने कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को आपके सामने रखा था। तो एक बर्निंग स्टार, एक हैंडसम स्टार धर्मेंद्र के बाद आने वाला, उसको जून 2020 में वो एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब सितंबर अक्टूबर में उसकी सुपरहिट मूवी आती है। फिर जो दूसरी मूवी आने वाली है, जो उनके मृत्यु के बाद आई, वो भी सुपरहिट हुई। लेकिन ये सुपरहिट मूवी आ रही है, हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, इज्जत मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, और वो इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। तो
कल हमारे शो में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि डिप्रेशन के ट्रेल्स होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी के ट्रेल्स होते हैं, कि वो पूरी दुनिया से हार जाए, अपने परिवार से टूट जाए। और परिवार से तो संबंध इस लड़की ने तुड़वाया। जब भी माता, उनके पिता का फोन आया, उनकी बहन का फोन आया, ये लड़की एक हर्डल के रूप में खड़ी थी। और इस लड़की को लेकर के हमारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, रिया चक्रवर्ती माफी मांगेंगी और देश इसे माफी नहीं देगा। धैर्य रखिए। समीर के एफिडेविट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और तब आप पत्रकारों को मैं कहूंगा माफी मांगो। और अगर आपने नहीं माना, आपके खिलाफ मोर्चा निकालूंगा, मोर्चा निकालूंगा आपके खिलाफ, और देश के तमाम एसएसआर वॉरियर उसमें शामिल होंगे। ये केस हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है, एक असहाय मां बाप को न्याय दिलाने का सवाल है। मित्रों, अदालत के अपडेट को मैं आपको दूंगा। कल एक बड़ी खबर ला रहा हूं, उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।